हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके साथ फिज़िक्स के एमसीक्यू जो कि आपके एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम में अभी तक पूछे गए हैं। और ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है जो कि मैंने रिवाइज़ करके डाला है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स के जो कंप्लेन आई थी वो ये थी कि जो आप क्वेश्चन करवाते हो आप उसकी एक्सप्लेनेशन भी दिया करो। तो ये फर्स्ट पार्ट मैं रिवाइज़ करके डाल रहा हूँ और जो सेकंड पार्ट है वो मैंने पहले से ही यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं हम वीडियो को। पहला क्वेश्चन है आपका, अ स्टार अपीयर ट्विंकलिंग इन द स्काई बिकॉज ऑफ। तो जो आपके तारे होते हैं वो आसमान में टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों? तो इसका रीज़न होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय एटमॉस्फेयर। तो इसका कंसेप्ट समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये देखिए आपका एक डायग्राम है यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को शो करता है। ये आपकी इंसिडेंट रे है, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है ये आपका, इसमें जो लाइट है आपकी वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है, ठीक है। तो ये होता है आपका जो नॉर्मल, जो कि पास करता है उस पॉइंट से जहाँ पर आपकी लाइन होगी जो वन मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी, ठीक है। तो जो आपकी इंसिडेंट रे होगी और ये नॉर्मल होगा, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसे कहते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसने डिनोट किया है आई से। और जो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे हो गई, ये वाली, ठीक है। और इसका और जो नॉर्मल के बीच में एंगल बनेगा वो होता है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जब भी आपकी रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जब भी आपकी रे ऑफ लाइट पास करेगी तो वो जो उसका एक्चुअल पाथ होगा वो उससे डेविएट करेगी। ये है मेन डेफिनेशन, ठीक है। तो अब जब आपकी रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में पास करेगी तो ध्यान रखना ये जो कंडीशन आपकी ये है रेयर से डेंसर वाली। तो इसके अंदर जो लाइट होगी वो आपकी हमेशा जो ये नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल है, इसकी तरफ डिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। और ये ध्यान रखना इसकी जो हमेशा स्पीड होगी वो डिक्रीज़ होगी, ठीक है। और जब आपकी रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी, यानी कि अगर मैं इसको डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट जाएगी, ठीक है, ध्यान रखना ये नॉर्मल हो गया आपका, ठीक है। तो इस नॉर्मल से वो अवे डेविएट होगी, ध्यान रखना हमेशा ये डिफरेंस होगा। और जो इसकी स्पीड होगी, ठीक है, तो आपको पता है कोई चीज़ डेंसर से रेयर में जाएगी, ठीक है, तो रेजिस्टेंस उसका क्या होगा, कम होगा, ठीक है, मीडियम का। तो जिसकी वजह से उसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अब रिफ्रैक्शन से जुड़ा एक लॉ होता है जिसका नाम होता है स्नेल लॉ, SNELL, स्नेल लॉ। स्नेल लॉ क्या कहता है कि साइन ऑफ इंसिडेंट यानी कि साइन आई, ठीक है, डिवाइड बाय में साइन ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि R। ये होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि 1μ2, ये होता है आपका साइन लॉ। और जो ये होता है आपका, ये रिप्रेजेंट करता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, यानी कि इसका विद रिस्पेक्ट टू 1 यानी कि इसके, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से कुछ आपके जो रिजल्ट होते हैं वो निकल के सामने आते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि जो आपका बेंडिंग होगा, ठीक है, आपको पता है कि जो आपकी रे ऑफ लाइट है वो अपने पाथ से क्या करती है, डेविएट कर जाती है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो आपकी बेंडिंग ऑफ लीनियर ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि आप पानी का गिलास होता है आपका, ठीक है, उसके अंदर यदि आप पेंसिल डालोगे और उसको साइड से देखोगे तो आपको टूटी हुई या टेढ़ी दिखाई देगी। और इसी तरह आप कोई स्ट्रॉ डालोगे पानी के अंदर कांच वाले गिलास में, उसको साइड से देखोगे तो आपको वो टूटी हुई दिखाई देगी, ठीक है, टेढ़ी दिखाई देगी। तो ये किसकी वजह से होता है, ये होता है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। सेम इसी तरह जो आपका पॉन्ड होता है या फिर कोई भी बर्तन होता है उसके अंदर आप सिक्का डाल देते हो तो वो आपको पानी से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। प्लस यदि कोई आपकी पानी की नदी है
ठीक है। तो पानी की नदी का तल होता है वो भी आपको ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, जैसे कि स्विमिंग पूल का उठा हुआ दिखाई देता है, ठीक है। पानी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज कीजिए कोई मछली है, ठीक है, वो भी आपको उसकी एक्चुअल डेप्थ से की बजाय ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। तो ये सारे किसके रिजल्ट होते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के, ठीक है। और इसी तरह जब आपका सूरज उगता है और सूरज छिपता है, जो उसकी ओवल शेप होती है सन की, वो भी किसकी वजह से होती है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से, ठीक है। ये ध्यान रखना आप। और जो आपके ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये हमने पढ़ लिया किसकी वजह से होते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से, ठीक है। When a strong beam of light is passes through a colloidal solution, the light will, तो जब भी लाइट आपकी कोलोडियल सोल्यूशन से पास करेगी तो हमेशा स्कैटर करेगी। कैसे? आप सपोज कीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जो आपकी लाइट होती है, ठीक है, वो आपको पता है लीनियर वे में मूव करती है हमेशा, ठीक है। तो अगर सपोज कीजिए ये आप रे ऑफ लाइट है, ठीक है, अगर इसके सामने मैं कोई एक ऑब्जेक्ट रख देता हूँ, ठीक है, तो ये लाइट इससे टकरा कर क्या करेगी? डेविएट कर जाएगी, दूसरी डायरेक्शन में चली जाएगी, ठीक है, यानी कि स्कैटर कर जाएगी, ठीक है। यही होता है आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट देखिए आप, यहाँ से आपको समझ आ जाएगा कि आपकी जो लेज़र होती है, लेज़र बीम होता है, ठीक है, यदि उसे आप एक्चुअल में देखोगे तो जो उसकी डेविएशन होती है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। स्कैटरिंग जो उसकी लाइट की होती है बहुत ज़्यादा कम होती है। लेकिन जब आप उसी बीम को एक बीकर में पानी डालकर और उसके अंदर जो आपका कंडेंस मिल्क होगा, ठीक है, जो मतलब कि गाढ़ा मिल्क होगा, आप उसके अंदर डाल दोगे, फिर उसके अंदर से जब आप बीम गुजारोगे, ठीक है, लेज़र बीम, तो कुछ आपको ऐसे ही नज़र आएगी, देखिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो लाइट होंगे, जो उसके अंदर पार्टिकल होंगे, सस्पेंडेड पार्टिकल होंगे, उनसे टकरा कर क्या कर जाती है? इधर उधर डेविएट कर जाती है, ठीक है। तो इसी तरह आप इसमें देख लीजिए, ये वाला प्रिंसिपल यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है। तो जब इंसिडेंट जो आपकी लाइट आएगी, ठीक है, उसके जो पाथ पे जो भी ऑब्जेक्ट होगा, जब वो उससे टकराएगी तो क्या आ जाएगी? इधर उधर बिखर जाती है। ये देखिए आपका, ये सारी डायरेक्शन दिखा रखी हैं। ये क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और इसकी वजह से भी कुछ रिज़ल्ट होते हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, आपका ब्लू कलर ऑफ स्काई जो होता है आपका, वो किसकी वजह से होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, ठीक है। और इसी तरह जो आपका ब्रिलियंट रेड कलर होता है जब आपका सूरज उगता है, ठीक है, वो किसकी वजह से होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, ठीक है। और मैंने आपको एक चीज़ बताया था एक और, कि सपोज कीजिए आपका कोई प्रिज्म है, ठीक है, उसमें से जब आप वाइट रे इंसिडेंट गुजारोगे, ठीक है, एक वाइट लाइट का वाइट रे गुजारोगे, तो आपको पता है कि वो 7 कलर्स में क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है, विभाजन हो जाता है उसका, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया था कि जो वियोलेट कलर होता है, ठीक है, जो वियोलेट कलर होता है वो आपका मैक्सिमम डेविएट करता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसी तरह जो कलर मैक्सिमम डेविएट कर रहा है वियोलेट, ठीक है, तो ध्यान रखना जो इसकी स्कैटरिंग होगी लाइट की, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा होगी। और इस कलर के पैटर्न को हम कैसे याद रखते हैं? विबग्योर, ठीक है, विबग्योर। तो ध्यान रखना जब आप V से लेके R की तरफ जाओगे तो जो आपकी स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगी वो कम होगी। तो इसी तरह जो आपकी रेड लाइट की स्कैटरिंग होती है वो कम होती है। इसलिए अगर आप उसको दूर से भी देखोगे, ठीक है, तो जो उसकी स्कैटरिंग होती है वो कम होती है, दूर से भी आपको लाइट प्रॉपर नज़र आती है। इसलिए जो आपके जितने भी सिग्नल्स होते हैं वो मैक्सिमम रेड कलर के रखे जाते हैं, ठीक है। प्रेशर कुकर कुक्स फास्टर बिकॉज, भाई जो प्रेशर कुकर के अंदर जब आप पानी डालोगे, ठीक है, प्रेशर कुकर बंद करते हो तो प्रेशर कुकर के अंदर क्या होता है? भाप जनरेट होती है। अब जब भाप जनरेट होती है उसके अंदर, तो उसके अंदर का जो प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज़ हो जाता है। तो आपको पता है जब प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो फिर क्या होगा? जो कुकर के अंदर का तापमान है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, और जिसकी वजह से जो उसके अंदर खाना रखा हुआ है वो क्या होगा? आपका जल्दी पकेगा। तो यही रीज़न होता है आपका किसकी वजह से?
हाई टेम्परेचर अटेन्ड फॉर कुकिंग। सो ऑप्शन सी है आपका राइट आंसर। When two ice cubes are pressed together, they join to form one cube. Which one of the following help to hold them? भाई जब आप दो आइस क्यूब लेते हो, ठीक है, उनको आपस में प्रेस करते हो, ठीक है, तो क्या होता है कि एक उनके बीच में एक वाटर की थिन लेयर बन जाती है, ठीक है। आपका जो प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो जो आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, जिससे उनके अंदर एक वाटर की थिन लेयर बन जाती है। और जैसे ही आप प्रेशर रिलीज़ करते हो, फिर जैसे ही आप वो प्रेशर रिलीज़ करते हो तो उसके अंदर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है बीच का वो हाई हो जाता है, जिसकी वजह से जो आपके आइस क्यूब होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। और ये किसकी वजह से होता है? जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वाटर के अंदर। सो ऑप्शन ए है आपका इसका राइट आंसर। गामा रेज कैन कॉज, ठीक है, जो गामा रेज आपको पता है क्या करती हैं? जीन म्यूटेशन, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर कर सकती हैं और कैंसर भी, स्किन कैंसर आप बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्सरे रीजन लाइज बिटवीन। मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम की पिक्चर दिखाई थी जो मेरा प्रीवियस वीडियो था, ठीक है। मैंने उसमें आपको बताया था कि जो आपकी एक्सरे रीजन होता है वो किन दो रीजन के बीच में लाई करता है। मैं आपको दोबारा फिर दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए आपका ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसमें जो आपकी रेज हैं सारी वो कौन से ऑर्डर में अरेंज की गई हैं? लोअर फ्रीक्वेंसी से, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी, लोअर वेवलेंथ से हाइयर वेवलेंथ, ठीक है, सॉरी लॉन्ग वेवलेंथ से शॉर्ट वेवलेंथ, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए आपकी ये रही एक्सरे रेज, ठीक है। एक्सरे रेज से पहले क्या है? गामा रेज, और एक्सरे रेज के बाद क्या है? अल्ट्रावियोलेट रेज। तो जो आपका एक्सरे रेज है वो किसके बीच में लाई करती है? अल्ट्रावियोलेट और गामा रेज के बीच में। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपका निकल कर आता है कि जो आपकी विजिबल लाइट है, विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट होता है जो आपका, वो कौन से रीजन के बीच में लाई करता है? तो वो करता है आपका अल्ट्रावियोलेट और इंफ्रारेड रीजन के बीच में। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान रखना कि जो आपकी सबसे ज़्यादा हाइयर फ्रीक्वेंसी होगी वो गामा रेज की होगी, ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगी आपकी वो AM रेडियो, जो आपकी रेडियो वेव होती हैं उनकी होगी, ठीक है। अगर हम एनर्जी की बात करें तो हाइयर एनर्जी किसकी होगी? गामा रेज की होगी, ठीक है, और सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? रेडियो वेव की, ठीक है। तो इसका जो आपका पिछला क्वेश्चन है इसका आंसर क्या आएगा? गामा एंड अल्ट्रावियोलेट रेज। नेक्स्ट है आपका कि आपके एग्ज़ाम में ये भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं कि जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं उनके यूज़ क्या क्या हैं। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं, ठीक है, उनके मैंने आपको यूजेस, जैसे क्वेश्चन आपके पास एग्ज़ाम में आता है, ठीक है, मैंने उसका जो टेबल बनाकर आपके सामने यूजेस रख दिए हैं जो आपसे बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो जैसे मैं एक दो आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, आप वीडियो पॉज करके यहाँ से पढ़ लेना। तो जैसे आप होता है आपका गामा रेज, ठीक है, गामा रेज जो आपके यूज़ होती है, यूज़ टू किल बैक्टीरिया इन मार्शमैलोज एंड स्टीरियलाइज मेडिकल इक्विपमेंट। ये इंपॉर्टेंट यूज़ है, टू स्टीरियलाइज मेडिकल इक्विपमेंट, ठीक है। जैसे आपका इंफ्रारेड हो गया, इंफ्रारेड आपका किसके लिए यूज़ होता है? जैसे नाइट विज़न, मैंने आपको बताया था यदि आपको रात के समय वीडियोग्राफी करनी है, रात के समय आपको फोटोग्राफी करनी है, ठीक है, तो हम किसका यूज़ करते हैं? इंफ्रारेड रेज का। और इसी तरह जो आपकी रेडियो वेव्स होती हैं वो जैसे आपकी रेडियोज सिग्नल भेजने के लिए, टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मटेरियल ऑफ रेन प्रूफ कोट्स एंड टेंट्स और देयर वाटर प्रूफ प्रॉपर्टीज़ टू। सो किसकी वजह से होती है? सरफेस टेंशन की वजह से, ठीक है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि सरफेस टेंशन होती क्या है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में सरफेस टेंशन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सरफेस टेंशन किसी भी लिक्विड की वह प्रॉपर्टी होती है कि जो वाटर की आपकी अपर लेयर होती है, ठीक है, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं,
ठीक है। एडहेसिव फोर्स की वजह से, मॉलिक्यूल में एडहेसिव फोर्स होने की वजह से वो एक ऐसी प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से वो एक जो ऊपर की सतह होती है पानी की, वो एक मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। ठीक है, मतलब कि जो बाहर से फिर कोई आपका एक्सटर्नल फोर्स आएगा वो उसमें एक प्रॉपर्टी पैदा कर देती हैं उसको रेजिस्ट करने की। ठीक है, तो आपने ये क्वेश्चन भी कई बार पढ़ा होगा कि जो आपकी निडल होती है, ठीक है, सुई होती है पतली, यदि उसको आप धीरे से पानी के ऊपर रखोगे वो फ्लोट करती है। किसकी वजह से करती है? सरफेस टेंशन की वजह से करती है। आपने कैपिलरी एक्शन सुना होगा कि जो वाटर ट्यूब होती है कैपिलरी एक्शन वाली, ठीक है, इसको यदि मैं बीकर के अंदर रख देता हूँ तो जिसमें पानी होता है आपका राइज कर जाता है, कैपिलरी एक्शन। ठीक है, ये भी किसकी वजह से होता है? सरफेस टेंशन की वजह से। ठीक है, सो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो स्ट्रक्चर दिखाया गया है आपको। ठीक है, और जो आपकी सरफेस टेंशन की वजह से, जैसे कि आपका अभी तो मैंने एग्जांपल दे दिया आपको, रेन प्रूफ कोट होते हैं जो आपके, ठीक है, और उसी तरह जो होते हैं आपके जो स्मॉल इंसेक्ट होते हैं, ठीक है, कीट पतंगे मच्छर वगैरह होते हैं जो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। ठीक है, मतलब कि उनका इतना वेट नहीं होता कि वो जो आपकी मेम्ब्रेन होती है पानी की उसको पेनिट्रेट कर सके। ठीक है, और इसी तरह हम जिसकी, जैसे मान लो हम जो बर्तन धोते हैं, ठीक है, उसके लिए हम ज़्यादा क्या प्रेफर करते हैं? गर्म पानी। ठीक है, गर्म पानी क्यों करते हैं? क्योंकि गर्म करने से जो आपकी सरफेस टेंशन होती है वाटर की वो क्या हो जाती है? डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, और आपके बर्तन भी जो होते हैं वो साफ़ धुलते हैं गर्म पानी से। ठीक है, और ध्यान रखना यदि मैं पानी के अंदर डिटर्जेंट डालता हूँ, ठीक है, सर्फ वगैरह डालता हूँ, तो जो आपकी वाटर की सरफेस टेंशन होगी वो डिक्रीज़ होगी। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं सरफेस टेंशन की जो आपसे एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है आपका सोलर सेल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो जो आपको पता है सोलर सेल काम करते हैं वो करते हैं फोटोवोल्टिक इफेक्ट पे। सो ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। कैसे? कि भाई जो आपके सेमीकंडक्टर होते हैं, ठीक है, जैसे कि सिलिकॉन हो गया, ठीक है, जो कि सोलर पैनल में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है आपकी, ठीक है, तो जो इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, वो क्या कर लेते हैं? एनर्जी गेन कर लेते हैं। ठीक है, और जो आपका ये सरफेस होता है ये फिर क्या करता है? इलेक्ट्रॉन एमिट करता है। तो जो आपके इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करते हैं वो फिर क्या करते हैं? मूव करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो जितने ज़्यादा आपके इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे और मूव करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी क्या होगी? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज़ यूज्ड फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन। भाई कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जाती है? ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि जो आपकी माइक्रोवेव है वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जाती है। इंडिकेट द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट द रेजिस्टेंस ऑफ वायर। ठीक है, जो भाई आपका रेजिस्टेंस ऑफ वायर होता है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ वायर के। ठीक है, और जो आपका रेजिस्टेंस ऑफ वायर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर के। ठीक है, तो अगर मैं इसकी पहली स्टेटमेंट पढ़ूँ, इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ वायर, ये भी आपकी करेक्ट है। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर, ये भी करेक्ट है आपकी। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जो ऑप्शन सी है आपका वो क्या है? स्टेटमेंट गलत है, तो इसलिए आपका ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर भी समझाया गया आपको। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फुल फॉर्म ऑफ CFL यूज्ड इन प्लेस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। तो CFL की फुल फॉर्म क्या होती है? CFL की फुल फॉर्म होती है आपकी कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। तो ऑप्शन ए है आपका इसका राइट आंसर। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो आपके CFL होते हैं उसके अंदर कौन सी गैस भरी हुई होती है, तो जो CFL के अंदर आपकी गैस होती है वो होती है एक तो आर्गन, ठीक है, और एक कुछ उसके अंदर मरकरी वेपर भी होती है। ठीक है, मरकरी वेपर का भी यूज़ करते हैं हम CFL में आर्गन गैस के साथ। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है नॉट इन अ CFL एन इलेक्ट्रिक करंट इज ड्रिवन थ्रू अ ट्यूब कंटेनिंग आर्गन गैस।
ठीक है, एंड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मर्करी वेपर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द वॉल ऑफ अ डैम इज मेड थिकर एट बॉटम देन एट टॉप बिकॉज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर वॉल। भाई जो आपको डैम होते हैं, ठीक है, आप देखे होंगे कभी, जो उनकी दीवारें होती हैं नीचे से वो ज़्यादा चौड़ी बनाई जाती हैं कि मुकाबले ऊपर की, क्योंकि जो आपका पानी का प्रेशर होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, बॉटम पे होता है, इसीलिए। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी होगा कि जो आपका प्रेशर एक्सर्टेड है वो क्या होता है, इंक्रीज विद हाइट ऑफ द वॉल, सॉरी हाइट नहीं, डेप्थ में जाएंगे ना हम, गहराई में, इंक्रीज विद द डेप्थ ऑफ द वॉल। सो ऑप्शन सी होगा आपका राइट आंसर। कन्वेक्स मिरर यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन द मोटरसाइकिल बिकॉज, क्योंकि जो आपके कन्वेक्स मिरर होते हैं वो स्मॉलर इमेज आपके बनाते हैं और एज कंपेयर्ड विद ऑब्जेक्ट, इसीलिए आपको जो आपका रियर व्यू मिरर होते हैं उसमें हम कन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। सो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। अब देखिए कन्वेक्स मिरर जो आपके मैक्सिमम होते हैं, ठीक है, उनके यूज़ में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। जो आपके कन्वेक्स मिरर होता है, जैसे आपने ये यूज़ पढ़ लिया कि वो रियर व्यू मिरर यूज़ होता है, ठीक है। जो आपके गलियों के अंदर सोडियम लैंप लगे हुए होते हैं, तो उनमें भी रिफ्लेक्टर के तौर पर ये होता है कन्वेक्स लेंस का यूज़ होता है। और आपको पता है कि किसी छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा देखने के लिए, यानी कि मैग्नीफाई करने के लिए, ठीक है, मैग्नीफाई किसी ऑब्जेक्ट को करने के लिए आप किसका यूज़ करते हो, कन्वेक्स लेंस का, ठीक है। और कन्वेक्स लेंस होता है जो आपका हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए भी यूज़ होता है। अब हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है कि इसमें क्या होता है, व्यक्ति को जो पास की वस्तुएं होती हैं वो आपकी धुंधली दिखाई देती हैं और जो दूर की वस्तुएं होती हैं वो उसको साफ दिखाई देती हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन को दूर करने के लिए हम कन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। फिर है आपका कनकेव लेंस, ठीक है। कनकेव लेंस के यूजेस जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं आपसे, जो आपका शेविंग ग्लास हो गया, एज ए शेविंग ग्लास हम कनकेव मिरर को यूज़ करते हैं। और जो आपके व्हीकल की हेडलाइट होती हैं उनके अंदर भी हम कनकेव लेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। जो आपके ENT डॉक्टर होते हैं, मतलब कि नाक के, कान के, ठीक है, और ये जो डॉक्टर होते हैं, ठीक है, ये भी जो आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं देखने के लिए कान और नाक में, उसमें तो जो कौन से मिरर का यूज़ करते हैं, कनकेव का। जो आपके सोलर कुकर के अंदर होते हैं उसमें भी कनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है आपसे कि मायोपिया को दूर करने के लिए आपका कनकेव लेंस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। मायोपिया क्या होता है, अब जो मैंने हाइपरमेट्रोपिया आपको बताया है उसमें जो आपको व्यक्ति को निकट का तो साफ नहीं दिखाई देता, दूर का साफ दिखाई देता है। लेकिन मायोपिया में इसका उल्टा होता है कि व्यक्ति को दूर का साफ नहीं दिखाई देता, पास का साफ दिखाई देता है। तो इस कंडीशन को दूर करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, कनकेव लेंस। इफ़ क्रीम इज़ रिमूव्ड फ्रॉम मिल्क इट्स डेंसिटी, सॉरी आपका एक मिरर रह गया, प्लेन मिरर, ये है आपका प्लेन मिरर, ठीक है। सो प्लेन मिरर की बेसिकली क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, कि सपोज़ कीजिए एक दो आपके एग्ज़ाम में ये पूछी गई है कि जो प्लेन मिरर सपोज़ कीजिए यहाँ पर रखा है, ठीक है, और जो आपका जो एक ऑब्जेक्ट है इससे 1 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो जो इसके अंदर इसकी परछाई बनेगी, ठीक है, उसके परछाई के बीच में और इस मिरर के बीच में कितने मीटर का डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना जितना आपका ऑब्जेक्ट मिरर से दूर होगा तो जो उसकी इमेज बनेगी वो भी मिरर से उतनी ही दूर होगी, तो उसका दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, 1 मीटर होगा, ठीक है। तो यदि इस ऑब्जेक्ट को उठाकर मैं यहाँ रख दूँ आधा मीटर आगे, तो जो आपका इमेज भी होगी वो भी क्या हो जाएगी, आधा मीटर आगे हो जाएगी। तो फिर आपका डिस्टेंस क्या होगा, फिर सेम होगा। चाहे आप इसको पीछे रख दो, ये भी जो आपकी इमेज होगी वो भी इतना पीछे हो जाएगी, ठीक है, प्लेन मिरर में। और दूसरा एक क्वेश्चन मैंने पढ़ा था कि किसी व्यक्ति को उसकी
पूरा रिफ्लेक्शन यानी कि पूरी इमेज आपकी जो है प्लेन मिरर में देखने के लिए उसे कितने मीटर लंबे या फिर कितनी लंबाई वाले प्लेन मिरर की आवश्यकता होगी। तो सपोज़ कीजिए कि आपका जो मान लें आपकी हाइट क्या है 6 फीट है, तो अगर आपको आपका पूरी इमेज प्लेन मिरर के अंदर देखनी है तो जो आपका मिरर है वो 3 फीट का होना चाहिए। मतलब कि आपकी हाइट का या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की आपको देखनी है उसकी हाइट का हाफ प्लेन मिरर होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका इफ़ क्रीम इज़ रिमूव्ड फ्रॉम मिल्क इट्स डेंसिटी इज़। तो ध्यान रखना जो जब भी हम उसमें से फैट सोल्यूबल होंगे जो आपके दूध के अंदर से, तो जब हम उनको अलग कर देते हैं तो जो आपकी मिल्क की डेंसिटी होती है वो इंक्रीज़ करती है। सो जो ऑप्शन ए है आपका वो है राइट आंसर। अब आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो हम दूध से क्रीम अलग करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए कौन सी प्रोसेस यूज़ की जाती है, ठीक है, और कौन सा जो आपका फोर्स होता है वो लगता है उस मशीन में। तो ध्यान रखना जो प्रोसेस यूज़ करते हैं उसका नाम होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है कि सपोज़ कीजिए आपने ये देखी होंगी लेबोरेटरी के अंदर कुछ ऐसी मशीनें होती हैं, ठीक है, इस टाइप की कुछ मशीनें होती हैं, इसमें ऐसे स्पेस होता है, इसके अंदर ट्यूब रखी जाती हैं। सपोज कीजिए ब्लड वेसल की ट्यूब रख दी, ठीक है, ब्लड वेसल की ट्यूब रख दी और इसको ऊपर से बंद कर दिया जाता है। तो जब इसको आप रोटेट करोगे, ठीक है, तो जो ब्लड के अंदर, ठीक है, हार्ड पार्टिकल होंगे, ठीक है, वो अलग हो जाते हैं और जो ब्लड लिक्विड फॉर्म में होता है वो अलग हो जाता है, ठीक है। ये सेम प्रिंसिपल कहाँ लगता है आपका सेंट्रीफ्यूगेशन में, जब आप जो क्रीम होती है, ठीक है, दूध में से उसको अलग करते हो, ठीक है, तो इसके लिए जो फोर्स होता है वो होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये ध्यान रखना आप, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल कारण होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब जो आपकी ये प्रोसेस होती है उसके काफ़ी यूज़ हैं, यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो सेंट्रीफ्यूगेशन होता है उसमें क्या होता है कि जो आपके डेंसर पार्टिकल होते हैं, ठीक है, वो आपके जो एक्सिस होता है उससे अवे सेपरेट होते हैं और जो आपका लिक्विड फॉर्म होता है वो एक्सिस की तरफ जाके सेपरेट होता है, ठीक है। सपोज़ कीजिए ये एक ट्यूब थी, ठीक है, कांच की ट्यूब थी, ठीक है, इसमें आपने यहाँ पर सपोज़ कीजिए इसके अंदर ब्लड डाल दिया, ठीक है, और तो जब आपने इसके मशीन के अंदर डाला, जब मैं आपको बता रहा था, ठीक है, और इसमें डालकर आपने इसको रोटेट कर दिया, ठीक है, तो जो इसके डेंसर पार्टिकल होंगे, ठीक है, प्लेटलेट्स वगैरह होंगी जो इसके अंदर, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स होंगे, वो सारे इसकी तली में जमा हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, और जो लिक्विड होता है वो आपका यहाँ पर जमा हो जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड एज्यूम्स स्फेरिकल शेप बिकॉज, ठीक है, क्योंकि जो आपकी स्फेरिकल शेप होती है उसका सबसे क्या होता है लीस्ट कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया होता है, इसलिए हम जो वाटर ड्रॉप होती है आपकी उसे हम एज अ स्फेरिकल काउंट करके चलते हैं। तो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। द ऑयल इन द विक ऑफ द लैम्प राइज अप ड्यू टू, ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया था कैपिलरी एक्शन के बारे में, ठीक है, कैपिलरी एक्शन मैंने बताया था कि यदि आप किसी बिकर में कोई ट्यूब रखते हो, ठीक है, कांच की, तो जो आपका लिक्विड होता है इसके अंदर क्या करने लग जाता है, राइज करने लग जाता है। तो इसी तरह जो आपका लैम्प होता है, ठीक है, घर के अंदर दिया होता है, ठीक है, तो हम तेल भर देते हैं उस दिए के अंदर, ठीक है, और उसके अंदर एक कपड़ा डाल देते हैं, ठीक है, तो जो कपड़े के अंदर आपको पता है छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है, उनमें से क्या करता है फिर आपका जो तेल, वो कपड़ा क्या करता है उस तेल को सोख लेता है और वो आपका धीरे धीरे कहाँ राइज करता है, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है कैपिलरी एक्शन है, ठीक है। तो जो ऑप्शन ए है आपका वो है राइट आंसर।
हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इज़ ए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर आपको पता है क्या है, एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसे बार बार यूज़ किया जा सकता है। When hot liquid is poured into a thick glass tumbler, it cracks because, भाई जो आपका ग्लास होता है, ठीक है, टम्बलर ग्लास होता है, जब आप उसके अंदर गर्म पानी डालते हो, ठीक है, तो जो आपका इनर सरफेस होता है, ठीक है, वो गर्म पानी के कांटेक्ट में आता है, और जो बाहर वाला सरफेस होता है वो कांटेक्ट में नहीं आता, क्योंकि आपको पता है जो आपका ग्लास होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। इसलिए जो आपका अंदर का सरफेस तो एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा और बाहर का सरफेस क्या करेगा, उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा। तो इसी में जो आपका टम्बलर ग्लास होता है उसमें इसी की वजह से जो आपके टेंशन क्रिएट होने की वजह से वो क्रैक कर जाता है। तो जो इसका ऑप्शन इट क्रैक्स बिकॉज ग्लास इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, सो ओनली इनर सरफेस क्या होता है, एक्सपेंड। तो ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। ये रीज़न लिखा हुआ है, आप यहाँ से वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। ए सॉलिड निडल प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एंड फ्लोट्स ड्यू टू, ये मैंने अभी आपको बताया था क्वेश्चन, ये भी ऐसे ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है आपके। तो किसकी वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टांस द रेजिस्टेंस डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, तो आपको पता है जो आपके सेमीकंडक्टर होते हैं, ठीक है, तो जब आप आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो सेमीकंडक्टर का, ठीक है, तो जो उनके अंदर जो करंट पास करने की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से उनका जो रेजिस्टेंस होता है वो डिक्रीज़ कर जाता है, ठीक है, क्योंकि सेमीकंडक्टर के अंदर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके, ठीक है, वो लोअर एनर्जी लेवल के होते हैं। तो जब आप उनको हीट करते हो, ठीक है, गर्म करते हो सेमीकंडक्टर को, तो वो अपर एनर्जी लेवल में जंप कर जाते हैं, ठीक है, और वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी जाहिर सी बात है फ्लो आसानी से होगी, ठीक है। सो सेमीकंडक्टर होते हैं किसके बने होते हैं, सिलिकॉन के। तो जो ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो जो आपका माइका होता है वो होगा इसका राइट आंसर, इंसुलेटर बनाने के लिए यूज़ होता है जो। When a running car stops suddenly, the passenger tends to lean forward because of, ठीक है, सो ये किसकी वजह से होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से, ठीक है। सो न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग कि कोई भी जो आपका ऑब्जेक्ट होगा, चाहे वो मोशन में हो चाहे वो कांस्टेंट हो, ठीक है, तो वो आपका तब तक उस पोजीशन में ही रहेगा जब तक उसके ऊपर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना किया गया हो, ठीक है। और इसी तरह जब आप गाड़ी में बैठते हो, ठीक है, तो जो आपकी गाड़ी जिस स्पीड से मूव कर रही होती है तो आपकी बॉडी भी जो होती है उसी स्पीड से मूव कर रही होती है, ठीक है। तो जैसे ही आप गाड़ी में ब्रेक लगाते हो, सो जो आपकी बॉडी होती है वो क्या करती है, वापस स्टेट ऑफ मोशन में जाने की क्या करती है, कोशिश करती है, ठीक है। तो जैसे ही आप गाड़ी रोकते हो, ठीक है, जो आपकी बॉडी होती है फिर आपकी उस मोशन की वजह से आगे फॉरवर्ड होती है, मतलब कि आगे झुकते हैं आप जाके, ठीक है। और इसी तरह जैसे आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी, जब जो आपकी बॉडी होती है वो क्या होती है, रेस्ट में होती है, ठीक है। तो जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करोगे तो जो आपकी बॉडी होगी, ठीक है, वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगी, लेकिन जैसे आपकी गाड़ी मूव करेगी, ठीक है, मोशन में होने की वजह से आपको झटका लगेगा और आप पीछे जाओगे, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से, जो यहाँ पर लिखा हुआ है रिजल्ट, व्हेन अ रनिंग कार स्टॉप सडनली द पैसेंजर टेंड्स टू लीन फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। amount of water vapor gaseous in a given volume of air is known as,
तो मैंने आपको ह्यूमिडिटी बताया था। ह्यूमिडिटी क्या होती है? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन गिवन एयर। ठीक है, तो जब यही हम वाटर वेपर 1 मीटर क्यूबिक एयर में निकालेंगे, ठीक है, तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जितना इस एयर में प्रेजेंट होगा वो होता है आपका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। लीस्ट ऑडिबल साउंड फॉर मोस्ट ऑफ द ह्यूमन ईयर। सो जो लीस्ट ऑडिबल साउंड होती है वो होती है आपकी 0.002 म्यू बार। तो ध्यान रखना, जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है ऑडिबल साउंड की वो होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, ये ध्यान रखना। जो अगर आपकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होगी, ठीक है, तो वो होगी आपकी अल्ट्रासोनिक साउंड, वो होगी आपकी अल्ट्रासोनिक साउंड। ठीक है, और यदि आपकी जो फ्रीक्वेंसी होगी साउंड की वो 20 हर्ट्ज से कम होगी तो वो होती है आपकी इंफ्रासोनिक। ये ध्यान रखना, इंफ्रासोनिक। A small gap is left at the joint of the rails in a railway tracks too। तो जो आपको पता है कि जो रेलवे ट्रैक्स के अंदर जो आपके दो ट्रैक्स को जब जोड़ा जाता है उनके बीच में क्या रखा जाता है? छोटा सा गैप रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर, जब ज़्यादा टेम्परेचर होता है मौसम के अंदर तो जो आपका मटेरियल होता है, ठीक है, इसके ऊपर से जब रेल चलती है तो ये क्या करता है? एक्सपेंड करता है। ठीक है, तो जब ये एक्सपेंड करेगा इसको थोड़ा सा स्पेस भी चाहिए होगा एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, तो वो स्पेस कौन देगा? जो हम मतलब कि जो आप एक ट्रैक को दूसरे ट्रैक से जोड़ोगे, ठीक है, तो वो जो स्पेस काम आएगा एक्सपेंशन में। ठीक है, लेकिन यदि हम उस ट्रैक को डायरेक्ट ही जोड़ देते हैं, ठीक है, तो जब आपका प्रेशर पड़ेगा वो एक्सपेंड होगा टेम्परेचर के कारण, तो उसको जगह तो मिलेगी ही नहीं अब एक्सपेंड होने के कारण, तो जो आपका ट्रैक होगा वो क्या कर जाएगा? डिस्टॉर्ट कर जाएगा। तो इसीलिए जो इसका ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। कन्वर्जन ऑफ साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ डन बाय। तो ये किस में होता है? माइक्रोफोन। भाई जब आप बोलते हो, ठीक है, तो जो बोला हुआ सिग्नल जाके दूसरे को सुनता है। ठीक है, तो यानी कि जो आपने साउंड क्रिएट की उसका इलेक्ट्रिकल सिग्नल बना और वो जाके रिसीव हुआ। तो ये किस में होता है? माइक्रोफोन में। अ डायनमो इज़ यूज टू कन्वर्ट। डायनमो जो आता है आपका, बेसिकली आप जनरेटर भी बोल सकते हो डायनमो को। तो ये क्या करता है? जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी होती है, ठीक है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर डज नॉट डिपेंड ऑन। तो ध्यान रखना, जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है एयर के अंदर कभी भी प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, सो इसका जो ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। और जो स्पीड ऑफ साउंड होती है, ध्यान रखना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। मतलब कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो जो आपकी स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज़ होगी, यदि आप टेम्परेचर डिक्रीज़ करोगे तो आपकी स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होगी? डिक्रीज़ होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एन इंस्ट्रूमेंट दैट रिकॉर्ड्स अर्थक्वेक इज। तो उसे बोला जाता है आपका सीस्मोग्राफ। सो ऑप्शन डी है आपका राइट आंसर। अ लाइट ईयर इज़ यूनिट ऑफ। सो जो लाइट ईयर आपकी यूनिट होती है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है किसकी? डिस्टेंस की। यानी कि एक ईयर में आपकी जितनी लाइट ट्रैवल करती है उसे हम क्या बोलते हैं? लाइट ईयर। ये आप वैल्यू देख सकते हैं यहाँ पर, जो लाइट ईयर की वैल्यू 9.4607 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। एक ईयर में जो आपकी लाइट होती है इतना ट्रैवल करती है। ठीक है, यानी कि 6 मिलियन माइल्स। पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया आर एडवाइज टू यूज़। मैंने अभी आपको बताया था, अभी जिसको मायोपिया होता है, ठीक है, उसके लिए हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं? कनकेव लेंस। अ माइक्रोन इज इक्वल टू। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो एक माइक्रोन आपका बराबर होता है 0.01 मिलीमीटर।
0.001 मिलीमीटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज़ यूज टू कंट्रोल। तो यहाँ आप डायग्राम देखिए, ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ठीक है। तो जो आपकी अनक्लीन्ड एयर होती है, ठीक है, उसको क्या करता है, ये क्लीन करता है। इधर देखिए आप, जो अनक्लीन एयर यहाँ से इसमें से पास होगी और यहाँ पर क्या आई आपकी क्लीन एयर, ठीक है। तो जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है वो क्या काम करता है, एयर पोल्यूटेंट को रिमूव करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज जनरली फाउंड इन नॉन मेटल्स। ठीक है, नॉन मेटल के अंदर क्या मिलता है, ब्रिटलनेस। ठीक है, ब्रिटलनेस का मतलब कि यदि कोई भी ऑब्जेक्ट है, यदि आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे तो उसकी जो एनर्जी एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता होती है वो काफ़ी कम होती है, जिसकी वजह से आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो टूट जाता है। जैसे कि सपोज़ कीजिए आपकी ग्लास होता है, ठीक है, कांच का गिलास है, ठीक है, तो यदि आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एक पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा, टक की आवाज़ से क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर। ठीक है, तो ये होती है आपकी ब्रिटलनेस। ठीक है, और फिर है, जैसे मैं आपको डायग्राम के जरिए बताता हूँ, जैसे यहाँ देखिए आप, एक होती है आपकी डक्टिलिटी। ठीक है, डक्टिलिटी किसी भी मटेरियल की वह प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जिससे हम उसको खींचकर, ठीक है, खींचकर उसको वायर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी जिसकी जितनी हाई होगी, ठीक है, उतनी ही हम उसको छेद कर या फिर हथौड़े से पीट कर हम उसको क्या कर सकते हैं, चादर का रूप दे सकते हैं। ठीक है, तो आपकी जो शीट होती है, मटेरियल शीट होती है, जो आपकी मेटल शीट होती हैं, ठीक है, वो बनाने के लिए हम जो जिस मटेरियल की हाइयर मेलेबिलिटी होगी उसको यूज़ करेंगे। फिर होता है आपका ब्रिटल, ये मैंने आपको बता दिया भाई। जैसे अब आपका कांच है, इसके ऊपर आप हथौड़ा मारोगे, ठीक है, तो ये क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वाटर ड्रॉप कैन नॉट स्टिक टू द ऑयली सरफेस ड्यू टू। भाई जो आपकी वाटर ड्रॉप होती है, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था ऑयली सरफेस पे क्यों नहीं टिकेगी, सरफेस टेंशन की वजह से। वाटर इज़ यूज्ड इन हॉट वाटर बैग्स बिकॉज। भाई जो आपका वाटर होता है उसे हम हॉट वाटर बैग्स होते हैं उसके अंदर स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों, मैंने आपको बताया था स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होती है भाई, पर यूनिट मास को, ठीक है, 1 डिग्री तक गर्म करने के लिए, 1 डिग्री तक गर्म करने के लिए जितनी आपको हीट चाहिए होती है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट। तो ध्यान रखना, जो आपका हॉट वाटर बैग होता है उसकी जो स्पेसिफिक हीट होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आप उसमें उबलता हुआ पानी अगर वाटर बैग में डालोगे, ठीक है, तो जितना गर्म पानी है आपका, तो वाटर बैग में यदि आप बाहर से छुओगे, ठीक है, तो वो वाटर बैग होगा, आपको पानी जितना गर्म महसूस नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जो आपका वाटर बैग है उसकी हाई स्पेसिफिक हीट है। तो इसीलिए जो आपका ऑप्शन सी है वो है राइट आंसर। ओजोन लेयर इन आउटर एटमॉस्फेयर हेल्प्स अस इन। आपको पता है जो ओजोन लेयर का फॉर्मूला क्या होता है, O3। ठीक है, और ये क्या करती है, जो आपकी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होती है उनको सोखती है। ठीक है, सोखने का, एब्जॉर्ब करने का काम करती है। तो आएगा ऑप्शन डी राइट आंसर। यहाँ देखिए आप डायग्राम में देखिए, यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। तो जो आपकी ओजोन लेयर क्या करती है, जो सूरज से आपकी अल्ट्रा वायलेट लाइट आती है, रेज आती है, रेडिएशन आती है, उसको क्या करती है, सोखने का काम करती है। ठीक है, और यदि हम जो पृथ्वी से हम छोड़ते हैं, जैसे कि जो आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, ठीक है,
तो वो क्या करते हैं, जो आपकी ओजोन लेयर होती है उसको डिप्लेट करते हैं, ठीक है, उसको काटते हैं, ठीक है। अब सपोज़ कीजिए यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पे मान लो आपकी जो ओजोन लेयर है इसमें होल हो गया, ठीक है। तो जो आप आपकी इस होल से क्या होगा, अल्ट्रावायोलेट लाइट क्या होगी, एटमॉस्फेयर में आ जाएंगी, फिर जो आपको क्या करेंगी, नुकसान करेंगी, ठीक है। तो अल्ट्रावायोलेट रेज होती हैं आपकी बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं, ठीक है। तो आपको सन टैन भी होता है, सन टैन होता है, ठीक है, त्वचा काली पड़ जाती है, ठीक है, यहाँ तक कि आपको कैंसर भी हो सकता है। A water tank appear shallower when it is viewed from the top due to, मैंने आपको बता दिया है किसकी वजह से होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से। If we want to calculate the pressure of a liquid at bottom of a vessel, the quantity which is not required to determine is, तो जो क्वांटिटी आपको नहीं चाहिए वो होती है सरफेस एरिया ऑफ द बॉटम ऑफ द वेसल। द न्यूटन फर्स्ट लॉ इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज, तो मैंने आपको बताया जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है उसे हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। हाइड्रोलिक मशीन वर्क अंडर द प्रिंसिपल ऑफ, सो जो आपकी हाइड्रोलिक मशीन वर्क करती हैं वो करती हैं पास्कल लॉ पे, ठीक है। पास्कल लॉ क्या कहता है कि यदि आपकी कोई इनक्लोज्ड लिक्विड है, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है, उसके ऊपर यदि आप फोर्स अप्लाई करते हो, ठीक है, तो जो वो फोर्स होगा वो आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है, वेसल की वॉल्स पर, ठीक है। जो फिर इसी तरह जो आपकी हाइड्रोलिक लिफ्ट होती हैं, ठीक है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स होती हैं, वो सारी किस पर बेस्ड होती हैं, पास्कल लॉ पर, ठीक है। सपोज़ कीजिए यहाँ पर जब आप फोर्स अप्लाई करोगे, इसके अंदर सपोज़ कीजिए वाटर है, ठीक है, तो यहाँ पे आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ प्रेशर अप्लाई करते हो तो वो प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होकर यहाँ अप्लाई होगा और ये ऊपर मूव करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर, पास्कल लॉ। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। तो जब भी जो आपका इनक्लोज्ड लिक्विड होगा एक वेसल के अंदर, उसके ऊपर जब भी आप एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड करोगे, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो जो आपका प्रेशर आपने अप्लाई किया है वो इक्वली ट्रांसमिट होगा, ठीक है। तो जो आपके प्रिंसिपल हैं, सॉरी जो एप्लीकेशन है पास्कल लॉ की, वो है हाइड्रोलिक ब्रेक्स हो गया, कार लिफ्ट हो गया, हाइड्रोलिक जैक्स हो गए, फोर्क लिफ्ट हो गए, ठीक है। तो इन सभी में क्या यूज़ किया जाता है, पास्कल लॉ। द ब्लैक बॉडी कैन एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ, तो जो ब्लैक बॉडी होती है आपकी सभी तरह की रेडिएशन को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। सो ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। जो आपकी ब्लैक बॉडी होती है, ठीक है, उसे बढ़िया एब्जॉर्बर माना जाता है लाइट का, ठीक है। और जो आपकी वाइट बॉडी होती है उसे रिफ्लेक्टर माना जाता है लाइट का, ठीक है। सो जो वाइट बॉडी होती हैं वो आपकी सारी रिफ्लेक्ट करती हैं लाइट को, और जो ब्लैक बॉडी होती हैं वो क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं। तो इसीलिए आपको गर्मी में कभी ब्लैक कपड़े नहीं पहनने चाहिए, और इसी तरह आपको जो सर्दी होती है, ठीक है, सर्दी के अंदर आपको जो वाइट कपड़े होते हैं वो अंदर की तरफ होने चाहिए, मतलब कि जैसे आपने कोई कमीज़ डाली है वो अंदर से वाइट होनी चाहिए। उससे क्या होगा कि जो आपकी बॉडी की हीट होगी वो वापस रिफ्लेक्ट होकर कहाँ रहेगी, आपकी बॉडी में ही रहेगी, फिर आप क्या रहोगे, गर्मी महसूस करोगे, ठीक है। तो इसीलिए जो आपकी गर्मियाँ होती हैं, गर्मियों में हम कभी भी जो आते हैं ब्लैक कलर की कमीज आप अगर डालोगे तो आपको ज़्यादा गर्मी लगेगी, ठीक है। अ स्टोन इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम द रूफ ऑफ ए हाउस टवर्ड्स द ग्राउंड, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन विल बी मैक्सिमम। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv², ठीक है, हाफ mv², यानी कि मास इंटू वेलोसिटी का स्केयर डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है मास और वॉल्यूम दोनों पे डिपेंड करती है। तो जब आप स्टोन छोड़ोगे ऊपर से तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, जब वो ग्राउंड के
टच करने पर बिल्कुल ही नज़दीक होगा उस समय, तो हम बोल सकते हैं कि जस्ट बिफोर इट टच द ग्राउंड। सो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। मेटल टी पॉट्स हैव वुडन हैंडल बिकॉज, क्योंकि जो आपका वुडन होता है वो बैड कंडक्टर क्या होता है, किसका, हीट का। ठीक है, सो ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगर आपका मेटल टी पॉट है, आप इलेक्ट्रिकल में यूज़ करते हो, तो जो आपको किससे बचाएगा, इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट है आपका द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज़ ड्यू टू। ब्लू कलर ऑफ स्काई किसकी वजह से होता है, स्कैटरिंग ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ सनलाइट इन एटमॉस्फेयर। ये मैं आपको बता चुका हूँ, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। द प्राइम कलर ऑफ फोटोग्राफी आर। सो जो फोटोग्राफी के आपके प्राइम कलर होते हैं वो होता है रेड, ग्रीन और ब्लू, ये याद रखना आप। वट क्लॉथ्स आर वाइट क्लॉथ्स आर कूलर देन ब्लैक वंस बिकॉज, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कि जो आपके वाइट, जो भी वाइट सरफेस होता है आपका, वो क्या करता है, जो उसकी तरफ रेडिएशन आती है, हीट आती है, उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो जो आपकी वाइट बॉडी होती है वो गुड रिफ्लेक्टर होती है, वाइट बॉडी होती है जो आपकी गुड एब्जॉर्बर होती है। सो जो इसका ऑप्शन आपका बी है वो है राइट आंसर। अल्ट्रावियोलेट लाइट्स ऑफ सन्स रेडिएशन इज़ प्रिवेंटेड फ्रॉम रीचिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर बाय द लेयर ऑफ। जो आपको पता है वो सारी जो अल्ट्रावियोलेट रेडिएशन है आपकी किसके द्वारा एब्जॉर्ब की कर ली जाती हैं, ओजोन के द्वारा, यानी कि O3। When a detergent is added to pure water, its surface tension is, मैंने आपको बताया है कि यदि आप प्योर वाटर के अंदर डिटर्जेंट डालोगे तो जो उसकी सरफेस टेंशन होगी वो डिक्रीज़ होती है। ए मैन इनसाइड एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट फील्स वेटलेसनेस बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू अर्थ इज। सो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ड्यू टू अर्थ वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी विद यूज़ ऑफ फोटोवोल्टिक सेल रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ। तो जाहिर सी बात है, जो आपके सोलर सेल होते हैं तो क्या बनेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी। ठीक है, द हेड मिरर यूज्ड बाय ENT डॉक्टर इज। सो हेड मिरर ENT डॉक्टर के द्वारा जो यूज़ किया जाता है उसमें हम कनकेव लेंस का यूज़ करते हैं। द टेक्निक ऑफ द कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस विदाउट मेकिंग अ फिजिकल कॉन्टैक्ट विद इट। भाई जो आपके जितने भी सैटेलाइट होते हैं, ठीक है, सपोज़ कीजिए कोई भी वेदर सैटेलाइट है, ठीक है, जो वेदर के बारे में जानकारी इकट्ठी करता है। ठीक है, तो वो क्या करता है भाई, तो वो आपका आसमान में यानी कि ऑर्बिट में घूमता रहता है और वो क्या करता है, विदाउट एनी टच डाटा को कलेक्ट करता है। ठीक है, तो यही आती है आपकी रिमोट सेंसिंग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ए ट्रांसफॉर्मर वर्क्स विद। सो जो आपको पता है कि जो ट्रांसफॉर्मर जो आपका वर्क करता है किस पर, ओनली AC करंट। ठीक है, एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर ह्यूमिडिटी इज। तो ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, हाइग्रोमीटर। द टेम्परेचर ऑफ अ बॉइलिंग वाटर इन अ स्टीम इंजन में बी हाई। भाई मैंने आपको बता दिया था, कुकर वाला एग्जांपल मैंने आपको बताया था, तो वही आपका बॉयलर पे अप्लाई होगा। ठीक है, बिकॉज देयर इज़ अ हाई प्रेशर इनसाइड द बॉयलर। द एनर्जी दैट कैन हार्नेस हीट स्टोर्ड बिलो द अर्थ सरफेस इज़ नोन एज। सो जो आपके जो अर्थ की जो आप देखते होंगे जिसे बोलते हैं ना गर्म पानी का, वो होता है नीचे धरती के नीचे से निकलती हैं भाप वगैरह। ठीक है, तो वो क्या होती है आपकी जियोथर्मल एनर्जी।
ए फ्यूज़ वायर इज़ मेड ऑफ, जो आपकी फ्यूज़ वायर बनी होती है वो एक अलॉय होती है किसकी, टिन और लीड की, ठीक है। और जो फ्यूज़ वायर होती है उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, हाई होता है, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बिल्कुल लो होता है, ठीक है। ताकि जब ज़्यादा करंट आपका फ्यूज़ वायर के अंदर आएगा तो वो क्या कर जाएगी, मेल्ट कर जाएगी, जो फिर आपका सर्किट होगा वो ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। फिर जो आपके इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस हो गए वो शॉर्ट सर्किट होने से बच जाते हैं। सो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है फ्यूज़ वायर का, कम होता है। वर्किंग ऑफ रॉकेट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, सो जो रॉकेट की वर्किंग होती है वो आपकी बेस्ड होती है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो जो आपका ऑप्शन ए है वो है राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ अ CRT, CRT आपका स्टैंड करता है कैथोड रे ट्यूब। सो जो आपकी गैस प्लाज्मा होती है वो कैथोड रे ट्यूब का पार्ट नहीं होती। वाटर विल नॉट वेपोराइज्ड इफ़, भाई अगर मैंने आपको बताया था ह्यूमिडिटी क्या होती है, वाटर वेपर प्रेजेंट इन गिवन एयर, तो यदि आपकी ह्यूमिडिटी 100% होगी तो फिर वाटर आपका वेपोराइज करेगा ही नहीं, ठीक है। सो जो ऑप्शन सी है आपका राइट आंसर। क्योंकि भाई अगर ह्यूमिडिटी 100% होगी तो जो वाटर वेपर बनेगी वो तो उसी टाइम कंडेंस होगी, फिर लिक्विड बन जाएगी आपका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैग्नीफाइंग ग्लास इज़ बेसिकली, तो मैग्नीफाइंग ग्लास आपके क्या होते हैं, कन्वेक्स लेंस होते हैं। शेविंग मिरर इज़, शेविंग मिरर कौन सा होता है, कनकेव। एज वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू नॉर्थ पोल द वैल्यू ऑफ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, भाई ये आपकी अर्थ है, ये है आपका इक्वेटर, ठीक है। तो जैसे आप पोल की तरफ मूव करोगे तो ध्यान रखना जो आपका वैल्यू ऑफ जी होगा वो इंक्रीज़ होगा, और आपको पता है आपका जो वेट होता है वो क्या होता है फिजिक्स के अकॉर्डिंग, W इज इक्वल टू mg, और g आपका क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो जब आपकी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो जो आपका वेट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जो आपका पोल के ऊपर वेट होता है वो इक्वेटर के मुकाबले ज़्यादा होता है, ठीक है, लगभग 0.5% ज़्यादा होता है, ठीक है। क्योंकि जो आपकी इक्वेटर पे जो जी की वैल्यू होती है वो होती है आपकी 9.79, यहाँ देख सकते हो आप, और जो आपकी पोल पे होती है वो होती है 9.83, ठीक है। सपोज़ कीजिए आपका मास है 10, सो जो आपका वेट होगा, ठीक है, वो इक्वेटर पे कितना होगा, 10 इंटू में 9.73 यानी कि 97.9 ऐसे मान लीजिए आप, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, 10 इंटू 9.83 यानी कि 98.3, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डेसिबल इज़ अ टर्म कनेक्टेड विद, सो डेसिबल आपकी जो बेसिकली यूनिट होती है किसकी, साउंड की। द हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस इज़ अप्रॉक्सीमेटली, सो जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं, ठीक है, जो उनकी हाइट होती है वो होती है आपकी लगभग 36,000 किलोमीटर, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ डायग्राम में, देखिए आप, ये होता है आपका जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है। और ये जो आपका पोल्स के ऊपर से जाएगा सर्कल, ये होता है आपका पोलर ऑर्बिट, ठीक है। द मिनिमम नंबर ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट नीडेड फॉर अनइंटरप्टेड ग्लोबल कवरेजेस, तो लगभग मिनिमम तो आपको कितने चाहिए होते हैं, 2 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन द हेडलाइट ऑफ व्हीकल, तो कनकेव मिरर का यूज़ होता है। फ्लाइट रिकॉर्डर इज टेक्निकली कॉल्ड, सो फ्लाइट रिकॉर्डर को टेक्निकली क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉक्स। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अमंग द फॉलोइंग,
सो जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपको पता है कौन है, सिल्वर। द एंगल एट विच क्रिकेट बॉल शुड बी हिट टू ट्रैवल मैक्सिमम डिस्टेंस, तो आपका एंगल कितना होना चाहिए, 45 डिग्री का। ठीक है, कितने डिग्री का, 45 डिग्री का, यदि आपको जो लंबा छक्का मारना है आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना है, और यदि डिस्टेंस आपको बिल्कुल वर्टिकल कवर करना है, ठीक है, तो जो आपका जो एंगल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वाटर फ्रॉम सॉयल एंटर्स इनटू द रूट हेयर ओनिंग टू, मैंने आपको बताया है किसकी वजह से, कैपिलरी एक्शन की वजह से, क्योंकि जो आपकी वाटर की जड़ें होती हैं वो भी एक कैपिलरी ट्यूब जैसा काम करती हैं। ठीक है, ए बॉटल ऑफ सोडा लाइम इज ग्रैस्प्ड बाय द नेक एंड स्वंग ब्रिस्कली इन अ वर्टिकल सर्कल। मैं आपको सिंपल वे में बता देता हूँ क्वेश्चन, कि जो आपकी कोको कोला की बोतल है, ठीक है, कोई भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, जब आप उसको शेक करोगे और सीधा रखोगे तो जो आपके बबल्स होंगे वो आपको कहाँ पर ज़्यादा दिखाई देंगे, बोतल के मिडल में या बीच में या फिर बिल्कुल नीचे या फिर जो बोतल की नेक होती है उसके पास। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो बबल आपके बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, नियर द नेक। द फॉलोइंग पार्टिकल्स मूव विद सेम काइनेटिक एनर्जी विच वन देम हैज़ अ मैक्सिमम मोमेंटम। ठीक है, सो जो आपके अल्फ़ा पार्टिकल होते हैं उनका क्या होता है, मैक्सिमम मोमेंटम होता है। अब जो आपका मोमेंटम क्या होता है भाई, मोमेंटम होता है आपका एम वी। ठीक है, ये होता है आपका मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी तो सबकी क्या है, सेम है। ठीक है, तो जो अब अगर मोमेंटम आपका क्या है, ज़्यादा है, मैक्सिमम मोमेंटम अल्फ़ा पार्टिकल का ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है उसका मास क्या है, इन सभी से ज़्यादा, इसलिए जो उसका मोमेंटम क्या है, ज़्यादा। सेफ्टी वायर यूज्ड इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इज़ मेड ऑफ द मेटल ऑफ लो, तो लो क्या होना चाहिए भाई, मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। ऑप्शन बी है आपका राइट आंसर। ए बॉडी एब्जॉर्ब हीट मोस्ट इफ़ इट इज़, तो बॉडी, कोई भी बॉडी आपकी जो सबसे ज़्यादा हीट कब एब्जॉर्ब करेगी, जब वो ब्लैक होगी, पहली कंडीशन तो ये है, और दूसरी कंडीशन वो रफ़ होगी, तब वो ज़्यादा हीट स्टोर करेगी। ठीक है, सोलर एनर्जी इज़ ड्यू टू, जो आपके सन के अंदर की एनर्जी होती है, सूर्य के अंदर की जो एनर्जी होती है, उसका मुख्य स्रोत कौन सी रिएक्शन होती है, जो आपको यहाँ पर बताई गई है 4 रिएक्शन। सो जो सूरज के अंदर रिएक्शन होती है वो होती है आपकी फ्यूज़न। अब ये फ्यूज़न क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूज़न और न्यूक्लियर फिजन क्या होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो आपका फिजन है उसके अंदर क्या होता है कि जो आपका बड़ा न्यूक्लियस होता है, ठीक है, वो छोटे छोटे न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है। जैसे कि आपके एटम बम हो गए, वो सारे क्या हैं, न्यूक्लियर फिजन है पर बेस है। ठीक है, और इसी तरह आपका फ्यूज़न, फ्यूज़न में क्या होता है कि जो आपके छोटे न्यूक्लियस होते हैं, जैसे 2 या 2 से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं, उनको मिला के एक बड़ा न्यूक्लियस बनाया जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो आपकी एनर्जी फिर रिलीज़ होती है। ठीक है, ये होता है न्यूक्लियर फ्यूज़न। व्हेन अ लाइट वेव इज़ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर देयर इज़ अ चेंज इन इट्स, तो जो चेंज आएगा वो आएगा आपका एम्पलीट्यूड में। इन एसी सर्किट एसी मीटर मेजर्स, सो जो एसी मीटर मेज़र करता है वो होता है आपकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, यानी कि RMS वैल्यूज़। द बेस्ट मटेरियल फॉर द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ये आप बहुत बार पढ़ चुके होंगे क्वेश्चन, कौन सा होता है भाई मटेरियल बेस्ट, सॉफ्ट आयरन।
विच कलर ऑफ लाइट शोज मैक्सिमम डेविएशन व्हेन पास थ्रू अ प्रिज्म। तो कौन सी लाइट होगी जो मैक्सिमम डेविएशन शो करेगी? तो मैंने आपको बताया था जो वियोलेट लाइट होगी आपकी वो मैक्सिमम डेविएशन शो करेगी। एनर्जी इन रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट की आपकी एनर्जी होगी वो क्या करेगी? इंक्रीज विद इंक्रीज इन एंगल। नेक्स्ट है आपका परमिसिबल नॉइस लेवल एट रेजिडेंशियल एरिया ड्यूरिंग द नाइट टाइम। सो जो आपका परमिसिबल नॉइस लेवल होता है वो होता है लगभग 45 डेसिबल। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज। सो इलेक्ट्रिक चार्ज की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है? कॉलम। मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूसेस। सो मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा भाई? मैग्नेटिक फील्ड। ए मैन कैन नॉट सी क्लियरली बियॉन्ड 10 मीटर्स द डिजीज ही सफ़र फ्रॉम। तो मैंने आपको बताया था जिस व्यक्ति को दूर का साफ नहीं दिखाई देता तो उसको कौन सी डिजीज़ होती है? मायोपिया। बॉल पेन फंक्शंस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो जो बॉल पेन आपके फंक्शन करते हैं वो करते हैं आपके सरफेस टेंशन। सो ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। द पार्ट ऑफ आई हैविंग लार्जेस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कौन से पार्ट का आईज में सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है? तो वो होता है आपका लेंसेज का। किलोवाट आवर इज़ द यूनिट ऑफ। सो जो किलोवाट आवर किसकी यूनिट होती है? आपकी एनर्जी की। द टेम्परेचर विच हैज़ द सेम रीडिंग ऑन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल। सो जो -40 डिग्री होता है आपका वो टेम्परेचर क्या होता है आपका? दोनों फ़ारेनहाइट स्केल पर भी और डिग्री सेल्सियस स्केल पर भी आपको सेम वैल्यू शो करेगा। यहाँ पर देख लीजिए आप, ये आपका फॉर्मूला होता है F = 9/5 C + 32। तो C की वैल्यू यहाँ पर अगर आप -40 रखोगे तो 9/5, ठीक है, इसकी 40 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको क्या देगा? 8। और ये 40 क्या है? माइनस का, तो ये हो जाएगा आपका -72। -72 में जब 32 ऐड करोगे तो फिर क्या मिलेगा वापस से आपको? -40 डिग्री। Why do birds not have respiratory troubles at the time of flying at high altitude? Because they got extra air sacs, जिसकी वजह से उनको क्या होता है? ज़्यादा हवा मिलती है, जिसकी वजह से वो जितनी ऊंचाई होती है उस पर भी सांस ले सकते हैं।